हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा 10th क्लास है, जो कि हमारा 29 तारीख को पेपर होने वाला है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें चैप्टर जो है नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो उसके हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वही डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही आपके बनेंगे। ठीक है, एग्जाम जाने से पहले जरूर से जरूर वीडियो देख करके जाएं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर। देखो चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय है। सबसे पहले परिचय हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? परिचय देख लेते हैं। अधिकांश जंतुओं एवं पादपों में, क्या अधिकांश जंतुओं एवं पादपों में होने वाली सभी गतियां, क्या होने वाली सभी गतियां वृद्धि नहीं होती हैं। पहली बात, सभी जंतु है या पादप है, तो होने वाली सभी जंतु या पादपों में होने वाली सारी गतियां तो वृद्धि नहीं हो सकती हैं, वृद्धि नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है? दौड़ती बच्ची। क्या बच्ची दौड़ रही है तो क्या वो बढ़ रही है? बच्ची अगर दौड़ने की गति कर रही है तो क्या वो बढ़ रही है? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो सभी गतियां वृद्धि तो हो नहीं सकती हैं। दूसरी क्या है? झूला झूलते बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं, क्या झूला झूलने के दौरान वो बढ़ रहे हैं? क्या झूला झूलने झूलने के दौरान वो बढ़ रहे हैं? तो ये भी गतिविधि नहीं हुई। तीसरा, जुगाली करती भैंस। भैंस ने घास खा ली, भूसा खा लिया, चारा खा लिया, उसके बाद बैठी वो जुगाली कर रही है। तो क्या जुगाली करते समय भैंस बढ़ रही है? क्या जुगाली करते समय भैंस बढ़ रही है? तो नहीं बढ़ रही है। तो इसीलिए कहा गया है, मतलब यानी कि जंतुओं एवं पादपों में, क्या जंतुओं एवं पादपों में होने वाली सभी गतियां वृद्धि नहीं कहलाती हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद जो ये गतियां हैं इनको हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। गतियों को हम तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहली देखो क्या है आपकी? ऐच्छिक गति। क्या है? ऐच्छिक गति। दूसरी है आपकी अनैच्छिक गति। तीसरी है आपकी प्रतिवर्ती गति। ठीक है, ऐच्छिक गति जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। ठीक है, जब मेरी इच्छा हुई या जब मेरा मन हुआ, जब हमारा मन हुआ तो हम ये काम करेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं करेंगे। ठीक है, और आपकी अनैच्छिक गति ऐसी होती है कि हमारा मन हो या ना हो, मन हो या ना हो पर ये गति हमें करनी ही करनी है। प्रतिवर्ती गति, जो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, ये जो प्रतिवर्ती क्रिया या गतियां जो होती हैं ये भी अनैच्छिक गति में ही आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब समझते हैं ऐच्छिक गति। ऐच्छिक गति क्या होती है? वह प्रक्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। किसके करते हैं? ऐसी प्रक्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार करें, उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक गतियां कहते हैं। जैसे लिखना, जब मेरा मन हुआ तब हम लिखेंगे, जबरदस्ती तो है नहीं। जब मेरा मन हुआ तब हम लिखेंगे, जब मेरा मन हुआ तब हम खेलेंगे, जब मेरा मन हुआ तो हम झूलेंगे, जब मेरा मन हुआ तो हम खाएंगे। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? ऐच्छिक गतियां हो गई, यानी कि इच्छा के अनुसार हो गई। दूसरी क्या है? अनैच्छिक गति। दूसरी क्या है? अनैच्छिक गति है, यानी कि वह प्रक्रियाएं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती हैं। क्या है? हमारी इच्छा तो है हम ये काम ना करें, पर क्योंकि वो हमारी क्या इच्छा उससे नियंत्रित नहीं है, तो क्या है? ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। जैसे आंख का फड़कना, आंख फड़क रही है तो हम सोचते हैं रुक जा, तो क्या मेरे कहने से रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। उसको फड़कना है तो फड़केगी। क्या उसको फड़कना है तो वो फड़केगी। तो ये हो गई अनैच्छिक गति। दूसरी क्या है? दिल का धड़कना। अब दिल धड़क रहा है तो कहते हैं दिल रुक जा रुक जा रुक जा, अभी ना धड़क, 2 घंटे बाद धड़कना है। तो ये तो कर नहीं सकता है, तो दिल क्या कंटिन्यू अपना वर्क करेगा। ठीक, तो ये अनैच्छिक गति है। डर लग रहा है, अचानक से हमारे पैर के नीचे सांप पड़ गया, या फिर हमने कुछ ऐसी चीज देख ली तो अचानक से क्या हमें डर लगेगा। तो क्या हम अपनी इच्छा से डरते हैं? अपनी इच्छा से तो कोई नहीं डरता है। डर अनैच्छिक क्रिया है क्योंकि वह खुद से लग जाता है, खुद से लग जाता है। ठीक, अब प्रतिवर्ती क्रिया समझेंगे। देखो किसी भी उद्दीपन के प्रति, कोई भी उद्दीपन हो, ठीक है, किसी भी उद्दीपन के प्रति होने वाली अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कैसी होती है? कोई भी उद्दीपन हो तो उसके प्रति होने वाली एक अनैच्छिक क्रिया है। पहली बात तो अनैच्छिक क्रिया है। अब भैया इमली देख लिया, नमक देख लिया, मुंह में पानी आ गया, हमारी इच्छा से पानी आया? नहीं आया। आपकी फेवरेट चीज कोई बनी, रसगुल्ला देखा, जलेबी देखा या कुछ भी देखा, तो क्या आपके मुंह में पानी आ गया? आपके मन से पानी आया? नहीं आया, क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया है, खुद से आ रहा है। अब जैसे हम जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, अचानक से कचरा पड़ा हमारी आंख में, तो आंख तुरंत क्या हो गई? बंद हो गई। आंख क्या हो गई? तुरंत बंद हो गई। तो क्या हमको पता भी नहीं चला कि हमारी आंख पहले ही बंद हो गई? तो यह कैसे प्रतिवर्ती क्रिया हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, ये भी हमारी बिना इच्छा के होती है। दूसरा क्या हुआ? भैया तवा रखा है या फिर कुछ भी रखा है, अचानक से हाथ पड़ा, क्या अचानक से हाथ पड़ा और हमने क्या किया? हाथ हटा लिया। किसी भी गर्म चीज पे हाथ पड़ने से तुरंत क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? तुरंत क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? तुरंत हाथ हटा लिया। ठीक है, अब जैसे कुछ कोई चीज चल रहे हो, कहीं कांटा लगा है या सुई पड़ी है या कील पड़ी है, तुरंत पैर पड़ा तो आपने क्या किया? तुरंत अपना पैर हटा लिया, तुरंत अपना पैर हटा लिया। ठीक, तब भी क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? प्रतिवर्ती क्रिया होगी।
कौन सी क्रिया हुई? प्रतिवर्ती क्रिया हुई। जैसे कि पावलाव का नियम आपने पढ़ा था, कुत्ते क्या क्या घंटी बजाते थे, खाना देते थे, पर एक ऐसा समय आया है कि उन्होंने घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, फिर भी क्या थी? कुत्ते के मुंह में लार थी। वहां पे क्या था? कुत्ते के मुंह में लार थी। तो ये क्या हो गई? प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई, जो अनैच्छिक होती हैं। क्या होती हैं? अनैच्छिक होती हैं और किसी भी उद्दीपन के द्वारा भी हो सकती है। या ग्राही या रिसेप्टर। ठीक है। हमारे शरीर में कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो आप सबको पता होगा। देखो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ठीक। जिनसे क्या हम लोग संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? संवेदी अंग होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होते हैं, या फिर ग्राही अंग यानी कि रिसेप्टर होते हैं। ओके। देखो बाहरी उद्दीपनों को क्या, बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए, क्या बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में विशेष प्रकार की क्या बनाई गई है? संरचनाएं बनाई गई हैं। क्या है? विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाई गई है। बाहरी उद्दीपन क्या होते हैं? जैसे हवा बहुत तेज लग रही है, चल रही बहुत तेज, तो हमारे शरीर को क्या महसूस हो रही है कि हवा बहुत तेज चल रही है? हवा दिख तो रही नहीं है। ये ठंडी बहुत तेज से लग रही है, या फिर धूप बहुत तेज से हो रही है, हमें गर्मी बहुत तेज से लग रही है, तो हमारी स्किन को पता चलता है। किसको पता चलता है? स्किन को पता चलता है। तो बहुत सारी क्या संरचनाएं बनाई गई हैं हमारे शरीर में। ठीक है। तो देखो जैसे क्या होती है? आंख, आंख के द्वारा हम लोग देखते हैं। नाक के द्वारा, भाई कहीं गए सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है, या फिर थोड़ी दूर पे गए छी बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक। फिर कान से क्या करते हैं? हम सुनते हैं बाहरी कितनी जितनी भी आवाज है, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, या फिर कोई सी भी आवाज होती है, तो कान क्या होते हैं? ग्राही अंग। जिनके देखो ग्राही अंग नहीं सही होते हैं, वो क्या होते हैं? सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके क्या ग्राही अंग रिसेप्टर जो है वो खराब है। ठीक है। और त्वचा क्या होती है? स्किन से हम लोग गर्मी सर्दी का पता करते हैं। जीभ से स्वाद, टेस्ट कैसा है? रसगुल्ला 10 साल पहले खाया होगा है, और टेस्ट पूछ लिया जाए तो भी कैसा है, तो कहीं वो मीठा है। रसगुल्ले का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। तो किसके द्वारा? जीभ के द्वारा उसका टेस्ट पता चला। अब जो देखो ग्राही अंग होते हैं वो कितने, देखो पहला होता है रस संवेदी अंग। पहला कैसा होता है? रस संवेदी अंग होता है। इससे देखो इस संवेदी ग्राही से क्या होता है? जो रस संवेदी ग्राही होती है, इस संवेदी ग्राही से स्वाद का पता चलता है। क्या? रस संवेदी ग्राही से किसका पता चलता है? रस समझ लो, रस जूस। ठीक, समझ लो, ऐसे ट्रिक से समझ लो। रस संवेदी ग्राही यानी कि जूस, जूस पीते हैं, कहाँ जाती है? जीभ में। कहाँ जाता है? जीभ में जाता है, तभी तो टेस्ट पता चलता है। तो इस संवेदी ग्राही से स्वाद का पता चलता है। किसका? स्वाद का। जूस पियोगे तभी तो स्वाद मिलेगा, और स्वाद किसको मिलेगा? जीभ को मिलेगा। स्वाद किसको मिलेगा? तो जीभ को मिलेगा। ओके। तो इस संवेदी ग्राही से किसका पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपकी जीभ होगी। क्या होगा? जीभ होगी। दूसरा क्या है? घ्राण ग्राही। ग्राही क्या है? घ्राण ग्राही, यानी कि इस संवेदी ग्राही से सुगंध का पता चलता है। किसका? सुगंध का पता चलता है कि स्मेल कैसी आ रही है, खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, कि स्मेल किस प्रकार की आ रही है। तो जैसे क्या है? सुगंध कहाँ से लेते हो? मुंह से लेते हो, नाक से ही तो लेते हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नाक होगा। एग्जाम्पल क्या होगा? नाक होगा। ठीक। तीसरा क्या है? ऊष्माग्राही। ऊष्माग्राही से ये समझ लो, ऊष्मा, ऊष्मा कैसी होती है? आपकी गर्म होती है। ठीक है। गर्म होती है ऊष्मा, समझ लो गर्म। ठीक। तो ऊष्माग्राही, तो इस संवेदी ग्राही से गर्मी, किसका? गर्मी और सर्दी का पता चलता है। जैसे कि कहोगे गर्मियां आने वाली, या फिर गर्मियां आ गई हैं, बाहर निकले धूप बहुत तेज से लग रही है, ऊष्मा बहुत तेज से मिल रही है, तो हमें गर्मी बहुत तेज से लग रही है। ठीक। फिर कहोगे सर्दियां आई हैं, बाहर जाते हैं तो ठंडक बहुत लगती है, घर में ठंडक कम लगती है। तो सर्दी और गर्मी का पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है? स्किन ही तो हमारी एब्जॉर्ब करती है। बाहर धूप में गए तो स्किन ने एब्जॉर्ब किया कि क्या हमें धूप बहुत तेज से लग रही है, क्या लग रही है? हमें धूप बहुत तेज से लग रही है। या फिर ठंडक बहुत हो रही है, तो हमारी स्किन, कपड़े क्यों पहनते हो? अगर हाथ या मुंह में ही लगे तो उतने में ही कपड़े पहन लो ना, पूरी बॉडी क्यों कवर करते हो? क्योंकि पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी जो होती है वो त्वचा से बनी होती है, त्वचा का एक ढांचा होती है, तो पूरे शरीर में ठंडक लगती है ना। तो इसका क्या हो गया? उष्माग्राही का क्या होगा? त्वचा क्या कर सर्दी और गर्मी का क्या करती है? अनुभव कराती है। अब हम लोग पर समझेंगे तंत्रिका तंत्र। क्या तंत्रिका तंत्र समझेंगे? देखो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एक समन्वय होता है, समन्वय का कार्य। तंत्रिका तंत्र के द्वारा जितने भी संदेश होते हैं वो हमारे का मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, जो कि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, तो मानव शरीर की सभी क्रियाएं सभी अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करती हैं। करती है कि नहीं? जितने भी क्रियाएं होती हैं वो पारस्परिक समन्वय से करती हैं। भैया यहाँ पे किसी ने चुकोटी काटा या फिर चींटी काटा तो सीधे कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है ना। तो देखो इसका इसका संबंध इससे हुआ, इससे से हुआ, इससे से हुआ, इससे, तो सारा क्या है? पारस्परिक अंग तंत्रों का क्या है? एक समन्वय है। क्या है? एक जाल बना हुआ है, एक समन्वय बना हुआ है, कि जैसे एक तार में करंट लगा दी तो पूरे गांव की लाइट आ गई। क्या? पावर हाउस से लाइट कटी
तो सब जगह की चली गई, वहां से जुड़ी तो सब जगह की आ गई। तो उसी तरीके शरीर भी क्या होता है, एक समन्वय होता है। क्या होता है, समन्वय पर क्या करता है, निर्भर करता है। संपूर्ण शरीर से व्याप्त अंगों, क्या होते हैं, व्याप्त जो अंग होते हैं और उपांग होते हैं, क्या होते हैं, अंग होते हैं और उपांग होते हैं, निर्मित वह जटिल संरचना जो कि शरीर के विभिन्न क्या करती है, अंग होते उपांग होते हैं, निर्मित कैसे होती है, एक जटिल संरचना होती है। कैसी होती है, एक जटिल संरचना होती है, और उससे क्या होता है, अंग और अंग तंत्रों का निर्माण होता है। क्या होता है, देखो अंग और अंग तंत्र का जब निर्माण हुआ होता है तो उससे क्या होता है, अंग और अंग तंत्रों के मध्य क्या होता है, समन्वय होता है। क्या होता है, अंग है, जैसे अंग देखो शरीर के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, तंत्र अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव तंत्र अलग होता है आपका, नर्वस सिस्टम अलग होता है आपका। तो इस तरीके क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, तो इनके बीच क्या समन्वय है, देखो सामंजस्य, ठीक, तथा संतुलन, संतुलन भी बनाना तो जरूरी है। क्या, संतुलन भी तो होना जरूरी है। तो इनमें क्या होता है, संतुलन स्थापित करती है। ठीक, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, सारी प्रोसेस आपकी तंत्रिका तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, तंत्रिका तंत्र कहलाती है। हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र समझ लिया था, ठीक है, तंत्रिका तंत्र समझ लिया था। अब देखो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में हम लोग तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जंतु तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जंतु तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। और जंतु तंत्रिका में के 3 भाग होते हैं, सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, एएनएस होता है। ओके, तो हमारे सिलेबस में 2 ही भाग दिए हुए हैं, तो एक भाग बस सिर्फ हम नाम उसका समझ लेंगे और 2 क्या डिस्क्राइब कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्लास चला रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। तो आइए समझते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, एनिमल नर्वस सिस्टम। देखो कशेरुकी जीवों में, क्या, कशेरुकी जीवों में मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कि बैकबोन पाई जाती है। तो मनुष्य में देखिए रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, तो हम लोग किस में आ रहे हैं, जंतु तंत्रिका तंत्र में आ रहे हैं। जिन जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो जंतु तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, जंतु तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कशेरुकी जीवों में इसके 2 मुख्य भाग हैं। एनसीईआरटी में 10th क्लास में 2 ही भाग दिए हुए हैं, ठीक है। पहला देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहेंगे पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि एएनएस। अब हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समझते हैं, जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखिए शरीर की सभी क्रियाओं, क्या, शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ऊतकों का टूटना, खाना पीना, भोजन ग्रहण करना, ठीक है, के लिए सूचनाओं एवं निर्देशों को प्रेरित करता है। शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आपको प्यास लगी, आपको भूख लगी, ठीक है, आपको दर्द हुआ, तो इनको क्या करता है, जितनी क्रियाएं होती हैं उनकी सूचनाएं, क्या, जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं देता है और निर्देशों को प्रेरित करता है। किसको करता है, निर्देशों को प्रेरित करता है। साथ ही अन्य सक्रिय शारीरिक, क्या, साथ ही अन्य सक्रिय शारीरिक अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है, जो जितने सक्रिय अंग रहते हैं उनके मध्य क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। इसी कारण से इसकी, क्या, इसी कारण से इसकी प्रसंस्करण, क्या, प्रसंस्करण इकाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका शॉर्टकट होता है सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, इसकी इकाई क्या होती है, तो सीपीयू होती है। क्या होती है, सीपीयू होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 2 अंगों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, 2 अंगों से। पहला है आपको मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, दूसरा क्या है, मेरुरज्ज। क्या है, मेरुरज्ज, मेरुरज्ज होती है। देखिए अगर आपका सीएनएस ना हो, अगर आपका सीएनएस ना हो, तो जैसे कि आपके हाथ में चीटा ने काटा या चीटी ने काटे, किसी ने भी काटा, तो उसका जो तुरंत, देखो तुरंत उसकी चीटी हाथ पे चढ़ी या कुछ भी हाथ पे चढ़ा, तो उसका दिमाग दिमाग को तुरंत संदेश जाता है, क्या जाता है, तुरंत संदेश जाता है कि कुछ चढ़ा है, और तुरंत हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। या फिर हमें भूख लगी है, या फिर हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो ये सीएनएस का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सीएनएस का एक हिस्सा है। अगर सीएनएस ना हो, सीएनएस ना हो तो क्या हमारे शरीर की समन्वय स्थापित ही ना हो। एक हाथ में अगर कुछ हो रहा है तो उसका जो अनुभव है वो हमें पता ही ना चले क्या हो रहा है, कोई काट के ही लेकर के चला गया। तो इसीलिए सीएनएस होना बहुत ही, सीएनएस का देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्क है। अब दूसरा समझेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगर आपसे पूछा जाए सीएनएस की इकाई क्या होती है, तो सीपीयू होती है। क्या होती है, सीपीयू होती है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र समझेंगे, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों से, क्या, देखो संवेदी कितने भाग होते हैं और क्रियात्मक भाग होते हैं, कितने, देखो जो संवेदी भाग होते हैं, क्रियात्मक भाग होते हैं, से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिकाएं हैं। क्या होती है, धागे नुमा तंत्रिकाएं होती है, यानी कि धागे नुमा सा पूरा जाल फैला हुआ होता है। कैसा, धागे नुमा सा पूरा जाल फैला होता है तंत्रिकाओं का।
यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बनी हुई होती हैं। जैसे मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु होती है, देखिए जैसे कि आपका ये ब्रेन है, ये बैक में है आपकी मेरुरज्जु, ठीक, ये हो गई आपका सीएनएस, ठीक, इससे जो तंत्रिकाएं निकलेंगी, जो तंत्रिकाओं से जाल फैला हुआ होगा उसको कहेंगे पीएनएस। क्या कहेंगे? पीएनएस उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? पीएनएस कहेंगे। तो ये क्या संवेदी और क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली होती है। क्या होती है? भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा। अगर पीएनएस पूछा जाए कैसी होती है तो एक धागे नुमा संरचना होती है। क्या होती है? धागे नुमा संरचना होती है और यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु से जितनी भी तंत्रिकाएं क्या होती हैं उससे बनी हुई होती है। मस्तिष्क से लेकर के मेरुरज्जु तक जितनी भी तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ होता है उसी से क्या होती है? आपकी पीएनएस बनी हुई होती है। चलो, सीएनएस और पीएनएस समझ गया। सीएनएस देखो क्या होती है? मस्तिष्क से मेरु जो मेरुदंड होती है वो क्या होती है? सीएनएस होती है। सीएनएस का पार्ट होता है। और जो मस्तिष्क से मेरुदंड के बीच क्या होती है? तंत्रिकाएं फैली होती है, धागे नुमा संरचना जितनी होती है वो क्या कहलाती है? पीएनएस कहलाती है। क्या कहलाती है? पीएनएस। अब पीएनएस के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पीएनएस के दो भाग होते हैं, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग होते हैं। देखो पहले होती है, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला कपालीय तंत्रिका तंत्र। क्या है? कपालीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। दूसरा है मेरु तंत्रिका। क्या है? मेरु तंत्रिका, जिसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व बोलते हैं। देखिए कपाली तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बनती है? तो कपाली तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बनती है। कितनी जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलती है? तो 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के बनी होती है और परिधीय अंगों तक जाती है। यानी कि 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के तो बनी होती है, पर जाती कहाँ तक है? ये फैलती कहाँ है? ये परिधीय अंगों तक फैली होती है। ठीक है। अब मेरु तंत्रिकाएं क्या होती है? ये 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से बनी होती है। कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से बनी होती है। और ये कहाँ से निकलती है? देखो ये निकलती है परिधीय अंगों तक। क्या निकल करके परिधीय अंगों तक जाती है? ये मेरुदंड से निकल करके अंगों तक जाती है। क्या करती है? मेरुदंड जो होती है बैकबोन, वहां से निकल करके क्या अंगों तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अंगों तक जाती है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका क्या होती है? ठीक, तंत्रिका तंत्र समझ लिया, तंत्रिका कोशिका समझेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो संदेशों का संवहन करने वाली मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, जैसे कि सेल है, सेल बनी है तो क्या करती है? जो जितने संदेश है, यहाँ पे कुछ चढ़ा, यहाँ पे ऐसे कुछ चीटी चढ़ी, या पे कुछ चढ़ा, या पेन आपने कुछ किया, तो यहाँ से जो कोशिकाएं है, तंत्रिका कोशिका, उनके अंतर्गत का संदेश सीधे यहाँ पे ब्रेन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ब्रेन में जाता है। तो इसलिए तंत्रिका कोशिका क्या होती है? वो संवहन करने वाली क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? संदेशों का संवहन करने वाली मूलभूत इकाई होती है। अब पूछा जाए संदेशों का संवहन करने वाली मूलभूत इकाई कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। ओके। अब तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। क्या? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? अगर पूछा जाए, देखो तंत्रिका तंत्र हमने समझ लिया। अगर तंत्रिका तंत्र की, अभी जैसे सीएनएस की जो थी की इकाई क्या थी? तो सीएनएस की इकाई सीपीयू थी। अब तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछ लिया जाए तो तंत्रिका तंत्र की इकाई इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है। यह शरीर में क्या? यह शरीर में, ठीक है, पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर पूछा जाए कि शरीर की प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। इतना याद रखिए, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन होती है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। और शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। ओके, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या, अगर पूछा जाए शरीर में तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका कोशिका होती है इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 10 अरब। कितनी होती है? 10 अरब होती है। 10 अरब को हम लोग 10 की पावर 11 भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं? 10 की पावर 11 भी लिखा जाता है। इनकी अधिकांश संख्याएं कहाँ पाई जाती है? अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो तंत्रिका कोशिका होती है वो ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। अब तंत्रिका कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। अब तंत्रिका कोशिकाएं होती है कितने प्रकार की? तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है कोशिका, यानी कि सेल बॉडी। क्या होती है? सेल बॉडी। दूसरा होता है ध्रुमिका, यानी कि डेंड्रिट्स। ठीक है। और तीसरा होता है तंत्रिकाज, यानी कि एक्सॉन। ठीक है। अब जैसे कि सेल बनी हुई है, ये गोल सा है। ठीक है, ये गोल सा है, ये सेल बनी हुई है। इसमें जो ये है इसको कहेंगे एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। और ये आपकी है डेंड्रिट्स। क्या है? देखो ये आपका एक्सॉन है। ये क्या है आपका? ये है आपका एक्सॉन। क्या है? ये एक्सॉन है आपका। और ये आपकी है सेल बॉडी। क्या है? ये आपकी सेल बॉडी है। ठीक है, ये आपकी सेल बॉडी जो बिंदु का निशान दिख रहा है। और जो ये ऊपर दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे ध्रुमिका, यानी कि क्या? डेंड्रिट्स। क्या कहेंगे? डेंड्रिट्स।
सिनेप्स कहेंगे। ओके, तो अगर पूछा जाए कोशिका के कितने भाग होते हैं, तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं 3। पहला होता है कोशिका यानी कि सेल बॉडी, दूसरा होता है द्रुमिका, तीसरा होता है तंत्रिकाज। क्या होता है? दूसरा, पहला होता है कोशिका, दूसरा होता है द्रुमिका, तीसरा होता है तंत्रिकाज। ओके, इतना क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे रिक्त स्थान या सिनेप्स। क्या? साइनेप्स। रिक्त स्थान समझेंगे या फिर साइनेप्स समझेंगे? तो आइए समझते हैं। देखिए, एक तंत्रिका के तंत्रिकाज, क्या? जो एक तंत्रिका होती है उसके तंत्रिकाज, किसे तंत्रिकाज? व अगली, क्या? वह अगली तंत्रिका कोशिका के, एक तंत्रिका होता है उसका तंत्रिकाज, या फिर अगली जो होती है तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका जो होती है, क्या होती है? द्रुमिका के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इसी माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका क्या करती है? इसी माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका अपनी तंत्रिकीय सूचनाओं को निकटवर्ती न्यूरॉन को भेजती है। किसको भेजती है? न्यूरॉन को भेजती है, जो उसके पास निकटवर्ती न्यूरॉन होता है। तो देखिए, जैसे कि आपने भी देखा था कि ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक? ये तंत्रिका कोशिका है, इसमें क्या ऐसे से निकली हुई थी, ऐसे से करके ऐसे से निकली हुई थी, ये इसमें बनी हुई थी संरचना, और फिर उसके बाद ये थी इसकी, ऐसे बनी हुई थी, तो ये था इसका एक्सॉन। क्या था इसका? एक्सॉन था, ठीक? और ये इसकी द्रुमिका थी, यहाँ पे जो पाई जा रही थी इसको कहते थे द्रुमिका। क्या बोल रहे थे? द्रुमिका थी इसकी, ठीक? क्या थी? द्रुमिका थी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, तंत्रिकाच व अगली तंत्रिका कोशिका को, क्या? अगली जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके मध्य, क्या? द्रुमिका के मध्य जो स्थान होता है, ये तंत्रिकाच और ये द्रुमिका के मध्य जो स्थान होता है, इसको कहते हैं सिनेप्स। यानी क्या कहते हैं? सिनेप्स। जहां पे दोनों जुड़ते हैं, जहां पे एक्सॉन और सिनेप्स जुड़ते हैं, जहां से अगली कोशिका स्टार्ट होती है, जहां पे एक्सॉन और द्रुमिका जुड़ते हैं, जहां से अगली कोशिका स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं उसको? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है? और ये क्या करती है? अपने निकटवर्ती, जो इसके निकटवर्ती होगा उसको क्या करेगी? न्यूरॉन को क्या करेगी? संदेश भेजेगी। क्योंकि जो दूर के न्यूरॉन है उनको संदेश भेजना तो मुश्किल है, वो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। जैसे माला पिराया हुआ आपने देखा होगा, तो एक मोती से दूसरा मोती जुड़ा हुआ होता है। वैसे क्या करेगी? देखो, एक्सॉन क्या करेगा? द्रुमिका के मध्य जो होगा उसको क्या करेगा? उसको उस स्थान को बोलेंगे सिनेप्स। क्या जो होता है उसको स्थान को सिनेप्स बोलेंगे। वो क्या करेगा? अब सिनेप्स क्या करेगा? अपने जो आगे वाली निकटवर्ती न्यूरॉन है उसको क्या करेगा? संदेश भेजने का कार्य करता है। क्या करता है? संदेश भेजने का कार्य करता है। ये बिल्कुल एकदम क्लियर, इतना समझ लो, एकदम दिमाग में एकदम फिक्स बिठा लो। अब हम समझेंगे प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या? रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि मेरा आप रिफ्लेक्स एक्शन करते क्यों हो? जैसे कि आपका किसी चीज पे हाथ पड़ा तो आपने हटा लिया, आपको चींटी चढ़ी तो आपने तुरंत उसको हटा दिया, या फिर कुछ भी आपने, जैसे कुछ छुआ या फिर चींटी ने काटा, गर्म हाथ लगा, ठंडी जगह हाथ लगा, तुरंत हाथ का क्या करना? रिफ्लेक्शन देना। क्या करना? रिफ्लेक्स करना। तो ये क्यों होता है? तो इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। देखो, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के पथ को अगर पूछा जाए, जहां से प्रतिवर्ती क्रिया, जहां का पूरा इसका पथ है उसको कहते हैं क्या? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो करती हैं उसके पथ को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। सबसे पहले देखो, ग्राही, जैसे आपका हाथ है, ठीक? हाथ ले लो, आपका हाथ है, इसमें बहुत सारी संवेदी, जैसे आपका हाथ है, क्या है? आपका हाथ है, आपके हाथ पे चींटी चढ़ी, तो क्या क्या? हाथ की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, क्या की? तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को लाती हैं, उसने सूचनाएं ग्रहण की। क्या की? सूचनाएं ग्रहण की। तो यहाँ की जो कोशिकाएं हुई, तंत्रिका कोशिका हुई, कैसी हुई? ग्राही हुई। कैसी हुई? ग्राही यानी कि ग्रहण करने वाली। तो सूचनाओं को ग्रहण किया, ठीक? उसके बाद मेरुरज्जु को पहुंचाया। उसके बाद इन कोशिकाओं ने क्या किया? मेरुरज्जु को संदेश दिया कि कुछ चढ़ा है, ठीक? कुछ चढ़ा है। फिर क्या हुआ? दिमाग पे तुरंत गया, वो कहाँ गया? सीधे माइंड में गया संदेश कि हाथ पे कुछ चढ़ रहा है। क्या? हाथ पे कोई जीव चढ़ रहा है। तो क्या हुआ? वहां की तंत्रिकाओं ने प्रेरक किया, तुरंत प्रेरक किया फटाक से, और जहां पे वापस तुरंत सूचना आई, वापस तुरंत सूचनाएं कहाँ आई? कार्य करने वाले अंग पे। कहाँ आई? कार्य करने वाले अंग पे। कार्य करने वाले, आपका हाथ कार्य कर रहा है, कोशिकाएं वहीं की तो कार्य कर रही, उसने क्या किया? तुरंत रिफ्लेक्स दिया। क्या किया? तुरंत रिफ्लेक्स दिया, और वहां से तुरंत क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? तुरंत हाथ हटा दिया। तो कार्य करने वाले अंग को कार्यकर कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्य करने वाले अंगों को कार्यकर कहेंगे। पहले सूचनाएं ग्रहण हुई, सूचनाएं ग्रहण हुई, यहाँ पे फिर तंत्रिकाएं तुरंत मेरुरज्जु तक संदेश ले गई। मेरुरज्जु तक संदेश गई, और ब्रेन को जैसे ही संदेश मिला, क्या? ब्रेन को जैसे ही संदेश मिला, उन्होंने तुरंत प्रेरक किया। ब्रेन ने क्या किया? तुरंत प्रेरक किया, और वापस सूचनाएं आई कि इसको हटाओ। क्या? इसको हटाओ। तो कार्यकर करने वाले हाथ ने क्या किया? वहां के सेल्स ने तुरंत हटा दिया उस जीव को, ठीक है? तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।